नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 पीएम और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। देश में इन दिनों चुनाव आयोग को लेकर जोरदार बहस चल रही है। विपक्षी दल लगातार चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहे हैं और ज्ञानेश कुमार की भूमिका पर भी सवाल उठ रहे हैं। और इसी बीच चुनाव आयोग पर सुप्रीम कोर्ट ने 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है। जी हाँ, चुनाव आयोग के भी क्या दिन आ गए। आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट को जुर्माना लगाना पड़ रहा है, लेकिन आखिरकार ये जुर्माना क्यों लगाना पड़ा और क्यों जबरदस्त फटकार लगी है चुनाव आयोग को, इस पर चर्चा करेंगे। और क्यों आखिर बार बार दूसरे दलों के लोगों को ही कोर्ट जाना पड़ता है, कभी सुप्रीम कोर्ट, कभी हाई कोर्ट। और आप देख रहे हैं कि विपक्षी दल ही लगातार बार बार कोर्ट जाते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस बार बार उन्हें ही करनी पड़ती है। ये मामला क्या गंभीर सवाल उठाता है और इसमें वोट चोरी वाला खेल भी कैसे दिखाई देता है, इन सारी चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। और कांग्रेस ने कैसे इसको एक्सपोज किया है ये भी आपको दिखाएंगे। साथ ही साथ चर्चा इस बात पर करेंगे कि कैसे सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके मोदी सरकार ने अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली है और कैसे विदेशों तक में इस पर मोदी सरकार की जबरदस्त तरीके से फजीयत हो रही है, क्या कुछ लिख रहे हैं विदेशी अखबार। इन सारी चीजों को लेकर के हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर अखिल स्वामी सर। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर, सबसे पहले मैं चुनाव आयोग को लेकर के जिस तरीके की आजकल खबरें सामने आ रही हैं वो दिखाना चाहूंगी। सबसे पहले ये हेडलाइन मैं आज तक की दिखाऊंगी कि जो जुर्माना लगाया गया है, सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड चुनाव आयोग पर लगाया 2 लाख का जुर्माना, वोटर लिस्ट में डबल एंट्री को लेकर फटकारा। तो यहाँ पर जुर्माना भी लगाया है और फटकार भी लगाई है। इसको लेकर के जो पूरा मामला है वो भी हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको खबर दिखाते हैं। खबर जो है वो यह है कि कई मतदाता सूचियों में नाम वाले व्यक्ति को पंचायत चुनाव लड़ने की अनुमति देने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तराखंड राज्य चुनाव आयोग की अपील खारिज कर दी। साथ ही 2 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश में हस्तक्षेप से इनकार करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग से कहा कि आप वैधानिक प्रावधानों के खिलाफ निर्णय कैसे दे सकते हैं, ये जो है सुप्रीम कोर्ट ने पूछा है। और ये जो पूरा मामला है, पूरा मामला क्या है वो समझाने के लिए मैं ये स्लाइड दिखाना चाहूंगी। इसमें बताया गया है कि आखिरकार ये पूरा मामला है क्या। तो सबसे पहले तो मामला ये है कि उत्तराखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने एक सर्कुलर निकाला था। इसमें कहा गया था कि जिन प्रत्याशियों के नाम एक से ज्यादा वोटर लिस्ट में है वो भी पंचायत चुनाव लड़ सकते हैं। इस सर्कुलर पर नैनीताल हाईकोर्ट ने 11 जुलाई 2025 को रोक लगा दी थी। आयोग ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी और फिर क्या हुआ, सुप्रीम कोर्ट ने आयोग की याचिका खारिज कर दी। 26 सितंबर 2025 की ये बात है। आयोग पर फिर 2 लाख का जुर्माना लगाया। सुनवाई जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस संदीप मेहता की बेंच ने की और बेंच ने कहा कि आप वैधानिक प्रावधान के खिलाफ फैसला कैसे दे सकते हैं। इसके अलावा जो है इसका कानूनी आधार क्या है उसके लिए लिखा हुआ है कि नैनीताल हाईकोर्ट ने कहा था कि आयोग का स्पष्टीकरण उत्तराखंड पंचायती राज अधिनियम 2016 की धारा 9(6) और 9(7) के खिलाफ है। कानून साफ कहता है कि कोई भी व्यक्ति एक से ज्यादा निर्वाचन क्षेत्र या वोटर लिस्ट में नाम दर्ज नहीं करा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि आयोग का सर्कुलर कानून के विपरीत है। तो ये सब जो कुछ भी हो रहा है, आपने देखा सर कि खुद मुख्य चुनाव आयुक्त के लिए मामला बिल्कुल ही शर्मसार करने वाला है कि उनकी अध्यक्षता में आखिरकार चुनाव आयोग कैसे काम कर रहा है। नियम कानून का तो पालन करना चाहिए, फिर बुरा लग जाता है जब विपक्षी नेता सवाल उठाते हैं, फिर उस पर शेरो शायरी होती है और फिर उनको हलफनामे दाखिल करने के लिए कहा जाता है। लेकिन आप सोचिए कि मामला कितना ज्यादा शर्मसार करने वाला है और ये कितनी मिली भगत चल रही थी बीजेपी और चुनाव आयोग की कि इस तरीके का मामला हाईकोर्ट ने खारिज किया, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी खारिज किया, उसके बाद भी चुनाव आयोग लगा हुआ है। इस मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे सर? जय संविधान। देखिए, पहली बात तो निधि ये है, ये जो चुनाव आयोग पे 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा है, तो क्या ये वहां के मुख्य चुनाव आयुक्त तो अपनी ननिहाल से पैसा लेके आएंगे? भाई, ये पैसा तो हम टैक्स पेयर्स का ही होगा ना। तो दंड किस पे लगा? दंड तो हमको लगा। दोष किसने किया था? चुनाव आयोग ने किया था। आप ये बताइए, अगर खुद चुनाव आयोग ये कहे, अगर खुद चुनाव आयोग ये कहे कि जिस व्यक्ति का नाम 2 जगह वोटर लिस्ट पे है वो इलेक्शन लड़ सकता है, इसका मतलब आप अपनी इनकॉम्पिटेंस को, अपनी अकर्मण्यता को सर्टिफिकेट दे रहे हैं। भाई, अगर मैं टीचर हूं, मैं कहूं कि ठीक है कोई बात नहीं, नकल कर ली कोई बात नहीं, जो नकल करेंगे उनको भी नंबर मिलेंगे, जो नहीं नकल करेंगे उन्हें नंबर लिए, तो मैं किस प्रकार का टीचर हूं? अच्छा, दूसरा जो इससे लेसन लेने की आवश्यकता है, इसका मतलब यह है अब ये माननीय न्यायालयों को सोचना पड़ेगा, उनके आदेशों का अनुपालन ही नहीं हो रहा है, संविधान का अनुपालन नहीं हो रहा है, मर्यादाओं का नहीं पालन हो रहा है। और अब ये इतने उच्छृंखल हो गए हैं, ये इतने ज्यादा उच्छृंखल हो गए हैं कि इन्हें अब किसी प्रकार की मर्यादाओं का कोई प्रश्न ही नहीं है।
भाई आप खुद बताइए, लॉजिक बताइए। भाई ये तो उसी प्रकार से हुआ, कोई बात नहीं 4 मर्डर कर दिए, कोई बात नहीं आपको जेल से छोड़ देते हैं, जैसे बाकी लोग घूम रहे हैं वैसे ही आप लोग घूमिए। अच्छा, उसके बाद हाईकोर्ट ने जब इसको स्टे कर दिया, उसके बाद भी आप सुप्रीम कोर्ट गए, इसका माने आप निर्लज्ज हैं, आप बेशरम हैं। भाई अगर हाईकोर्ट ने निर्णय दिया था और औचित्यपूर्ण है, अगर उन मुख्य चुनाव आयोग जो उत्तराखंड के हैं, अगर उनसे पर्सनल लेवल पे भी बात करेंगे, क्या आप इस बात का औचित्य समझते हैं? वो खुद कहेंगे हाँ इस बात का कोई औचित्य नहीं है, लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के लोगों का दबाव है इसलिए ऐसा करना है। अभी एक नई विस्फोटक जानकारी मिली है, कुंदरकी विधानसभा का जो बाई इलेक्शन हुआ, हमेशा से वो सीट ऐसी है जहां पे माइनॉरिटी का डोमिनेशन है और हमेशा माइनॉरिटी का कैंडिडेट जीता है और 25,000, 30,000, 50,000 से जीता है। बाई पोल के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट 1,30,000 वोट से जीत गया। बाद में जब लोगों ने बताया तो पता चला कि वहां पे लोगों को वोट नहीं डालने दिया, लोगों के वो जो आधार कार्ड थे वो छीन लिए गए, लोगों के वोटर आईडी कार्ड छीन लिए गए, और उसके बाद जहां पे 70% माइनॉरिटी वोट्स हैं, वहां 1,30,000 वोट से भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को हरा दिया गया और चुनाव आयोग से शिकायत करते रहे और चुनाव आयोग ने कोई सुनवाई नहीं की। भाई मैं मेजॉरिटी कम्युनिटी का हूं, इसके बावजूद मुझे इस तरह की बातों से भारत के लोकतंत्र और संविधान पे खतरा दिखाई पड़ता है, इसलिए मैं इसका विरोध करूंगा। कौन जीता कौन हारा, लेकिन जो जीत हार होनी चाहिए वो ईमानदारी से होनी चाहिए, बेईमानी से नहीं होनी चाहिए। इस मामले में मैं अटल जी का भी कायल हूं जब उन्होंने कहा था अगर मुझे 1 वोट के लिए भी घूसखोरी करनी पड़े तो मैं ऐसे पद को तुरंत छोड़ दूंगा, और यही देश की मर्यादा है, यही उच्च पद पे बैठे हुए लोगों की मर्यादा है। लेकिन आज मर्यादा का प्रश्न भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई महत्व नहीं रखता। बिहार इलेक्शन में जब उन्होंने देख लिया कि महागठबंधन लीड ले रहा है और ओवैसी साहब भी वो काम नहीं कर पा रहे जो कर सकते थे, और जिस प्रकार से प्रशांत किशोर भी अपने डेलीगेटेड पावर का यूज नहीं कर पा रहे हैं, तो 10,000 रुपए बिहार की महिलाओं को मिलेगा इलेक्शन के पहले, बाकी प्रदेशों की महिलाओं को नहीं मिलेगा। उत्तर प्रदेश की महिला, हरियाणा की महिला, आपको याद होगा दिल्ली के अंदर 2,500 रुपए महिलाओं को देंगे, क्या हुआ? महाराष्ट्र के अंदर पैसा बांट दिया गया और बाद में पैसा वापस ले लिया गया, बाद में कह दिया कि नहीं आप लोग एलिजिबल नहीं थे, पूरा अपने नियम नहीं खुद ही बांटा और खुद ही वापस ले लिया। फिर कहा एफआईआर लिखाएंगे नहीं तो पैसा वापस कीजिए, महाराष्ट्र में उनसे पैसा वापस ले लिया। वही बिहार के अंदर होने वाला है, लेकिन खुलेआम घूसखोरी हो रही है, हर जगह से खबरें मिल रही हैं, चाहे अरुणाचल हो चाहे मणिपुर हो, हर जगह स्थिति यह है। आज लद्दाख हो, लेह हो, जो बिल्कुल बॉर्डरिंग स्टेट्स हैं, उत्तराखंड हो, और हर पूरे देश के अंदर जिस प्रकार से युवा हमारा देश का ये अपने लिए नौकरी चाह रहा है, अपने लिए रोजगार चाह रहा है, और उस समय डोनाल्ड ट्रंप जिस प्रकार के बार बार इंडिकेशन दे रहे हैं, उससे पता चलता है कि देश का तभी हमारे देश की आर्थिक स्थिति सुधर सकती है जब हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी अपना इस्तीफा सौंप दें। बिल्कुल, लेकिन सर चुनाव आयोग की भूमिका पर जो सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार उत्तराखंड चुनाव आयोग को ऐसा करने की जरूरत क्या थी, जब विपक्षी दलों ने सवाल उठाए थे, सर्कुलर को गलत बताया था और ये आरोप लगाया था कि बीजेपी की बहुत सारे जो उम्मीदवार हैं वो इसका फायदा उठा रहे हैं। जिन लोगों ने शहर में, नगर निगम में मान लीजिए वोट किया, जो गांव में रहने वाले लोग हैं उन्होंने डबल वोट बनवा लिए। टाइमिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। जो नियम कानून कहता है कि किसी पते पर इतने समय तक ही रहना अनिवार्य है, उन नियमों की भी धज्जियां उड़ाई गई। और वोट चोरी का आरोप कांग्रेस नेता कैसे लगा रहे हैं उनको लेकर के जो उत्तराखंड चुनाव आयोग ने किया है, इसको लेकर के गुरदीप सिंह सप्पल का बयान सामने आया है, जो पूरा जुर्माना लगाया सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ कहा, जो पूरा मामला है इस पर उनका बयान सुनवाते हैं। उत्तराखंड के चुनाव आयोग पर 2 लाख रुपए का जुर्माना लगा दिया है, क्योंकि उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने हाई कोर्ट का आदेश नहीं माना था। और हाई कोर्ट का आदेश था क्या कि जो नियम उत्तराखंड के चुनाव आयोग ने खुद बनाए हैं वो उसका पालन करे, लेकिन चुनाव आयोग ने उनका पालन नहीं किया और हाई कोर्ट का आदेश भी नहीं माना। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने इस पे आज कड़ा रुख अपनाया है। दरअसल ये मामला बहुत सिंपल नहीं है, ये वोट चोरी से जुड़ा है। उत्तराखंड के अंदर, जैसा देश के बाकी हिस्सों में भी नियम होता है, एक नियम है कि अगर किसी व्यक्ति का नाम 2 जगह से वोटर लिस्ट पे है
तो उसका नामांकन चुनाव में रद्द किया जाता है। उत्तराखंड में हाल में पंचायतों के चुनाव हुए। देखने में आया कि बड़ी संख्या में और खास तौर पर बीजेपी के प्रत्याशियों के नाम ऐसे थे जो दो दो जगह से वोटर लिस्ट पे थे। यह सामने आते ही चुनाव आयोग से शिकायत की गई, अपील की गई कि उनका नामांकन रद्द होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने यह बात नहीं मानी। तो लोग हाईकोर्ट गए। हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा कि नियम तो यही है और आपको इनका नामांकन रद्द करना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग ने हाईकोर्ट की बात भी नहीं मानी और उन सभी लोगों को चुनाव लड़ने की अनुमति दे दी। सवाल यह है कि चुनाव आयोग की ऐसी मजबूरी क्या थी कि उसको अपने ही नियम के खिलाफ और हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ जाना पड़ा। उत्तराखंड के अंदर यह वोट चोरी का मामला था। दरअसल कहानी यह है कि जनवरी में उत्तराखंड के अंदर म्युनिसिपल कॉरपोरेशंस के नगर निगमों के चुनाव हुए थे। उस वक्त पे बीजेपी ने एक काम किया जो हमको बाद में पता चला। उसने अपने सभी वर्कर्स जो कि गांव के अंदर वोटर थे उनको शहरी इलाके में वोटर बनवा दिया ताकि शहर के जो नगर निगम के चुनाव हैं उसमें अपनी वोटों की संख्या बढ़ाई जा सके और नतीजों को प्रभावित किया जा सके। जब कांग्रेस पार्टी ने वोट चोरी पे काम करना शुरू किया तो यह पता चला कि यह पूरी एक प्लानिंग के तहत बीजेपी ने अपने वोटर्स को गांव से शहर में शिफ्ट किया था। उसी वक्त हमको यह भी मालूम पड़ा कि अब बीजेपी जो कुछ महीनों बाद पंचायतों के चुनाव होने जा रहे थे उसके लिए इन सभी वोटर्स को वापस गांव में रजिस्टर करवा रही है। यह पता चलते ही कांग्रेस पार्टी ने और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी कि इसकी अनुमति नहीं दी जा सकती है, क्योंकि चुनाव आयोग का नियम यह कहता है कि किसी भी व्यक्ति को किसी भी पते पर वोटर के रूप में रजिस्टर करने के लिए उसमें कम से कम 6 महीने रहना जरूरी है और दूसरे चुनाव में 6 महीने से कम का वक्त है। तो 6 महीने के अंदर कोई भी वोटर पहले शहरी इलाके में और फिर गांव के अंदर अपना नाम रजिस्टर नहीं कर सकता है। कांग्रेस के विरोध के कारण यह प्रक्रिया रुक गई क्योंकि यह संभव नहीं था। लेकिन जब बीजेपी के लोगों को यह पता चला और जब उन्होंने देखा कि उनके जो वोटर्स थे वो शहर से अब वापस गांव में रजिस्टर नहीं हो रहे हैं, तो उन्होंने शिफ्टिंग का आइडिया छोड़ दिया और उन वोटर्स ने नए वोटर के रूप में गांव में रजिस्ट्रेशन करवाना शुरू कर दिया। इन्हीं में से कुछ वोटर्स को पंचायत के चुनाव के दौरान टिकट भी मिल गया। जब टिकट मिला तो उनका एक वोट शहर के इलाके में रहा और एक वोट अब गांव में हो गया और इसीलिए इसी आधार पर उनका नामांकन रद्द होना चाहिए था। लेकिन चुनाव आयोग ने ना जाने क्यों किस दबाव के अंदर यह फैसला लिया कि वो अपने नियम को नहीं मानेगा और ऐसे सभी लोगों को चुनाव लड़ने की परमिशन दे दी। आज सुप्रीम कोर्ट में इसी की सुनवाई थी और सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि चुनाव आयोग ने अपने नियम को ना मानकर और हाईकोर्ट के आदेश को ना मानकर गलत काम किया है, इसलिए उस पर 2 लाख का जुर्माना लगा है। सवाल ये उठता है कि चुनाव आयोग की उत्तराखंड में ऐसी क्या मजबूरी थी कि बीजेपी के प्रत्याशी चुनाव लड़ सके, इसके लिए उसने अपने नियम का उल्लंघन किया। और दूसरी बात, ये बीजेपी का जो पूरा का पूरा तरीका है कि वो कृत्रिम रूप से, नकली रूप से वोटर्स को एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करते अपने कार्यकर्ताओं को और कार्यकर्ताओं को शिफ्ट करके वोट चोरी करके चुनाव को प्रभावित करते हैं, उस पर चेक लगा तो चुनाव आयोग ने उस पर कार्रवाई करने की बजाय बीजेपी के प्रत्याशियों को बचाने का काम क्यों किया, ये आज हमारा सवाल है। वोट चोरी की बात जो राहुल गांधी जी उठा रहे हैं, वोट चोरी की बात जो राहुल जी ने देश के सामने रखी है, वो बहुत सारे अलग अलग स्तर पर हो रही है और कांग्रेस पार्टी दृढ़ संकल्प है कि हर स्तर पर हो रही वोट चोरी को हम उजागर करेंगे, देश के सामने रखेंगे और लोगों के लोकतांत्रिक अधिकार को हम बचा कर रहेंगे।
तो सर, कांग्रेस नेता गुरदीप सिंह सप्पल कहते हैं कि मामला इतना सिंपल नहीं है। एक फॉर्मूला बना लिया गया था गांव में पंचायत चुनाव जीतने के लिए और शहर में नगर निगम या नगर पालिका का चुनाव जीतने के लिए, कि पहले शहर में वोट डलवाओ, उसके बाद गांव में वोट डलवाओ, अपने लोगों का 2 जगह नाम दर्ज करवाओ, चुनाव भी लड़ाओ और सारा खेल खुल्लम खुल्ला चल रहा था। और चुनाव आयोग आंखें मूंदे बैठा हुआ था। या यूं भी कह सकते हैं कि अगर सुप्रीम कोर्ट तक गया है चुनाव आयोग, तो ऐसे लोगों के लिए वो ऐसे लोगों के साथ ही खड़ा था। ये कांग्रेस आरोप लगा रही है। सवाल तो खड़ा होता है सर कि हमेशा पीड़ित पक्ष जो है विपक्ष से ही क्यों होता है, सत्ता पक्ष को चुनाव आयोग से क्यों कोई शिकायत नहीं रहती। फिर ज्ञानेश कुमार जी कहते हैं कि भैया हम तो एम्पायर की भूमिका में है। तो क्या ऐसे एम्पायरिंग की जाती है कि सुप्रीम कोर्ट को 2 लाख रुपए का जुर्माना लगाना पड़ जाए? भाई निधि, आप ये बताइए, पहली बात यह है कि सप्पल साहब ये कह रहे हैं कि हम इसको रोकने का प्रयास करेंगे। अरे आप जब बार आप चुनाव आयोग में जाएंगे, शिकायत करेंगे, वो नहीं सुनेंगे। हाईकोर्ट डेट पे डेट लगाएगा, अगर निर्णय हो जाएगा स्टे कर देगा तो भी चुनाव आयोग कार्यवाही नहीं करेगा। फिर आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, लाखों रुपए खर्च करेंगे, उसके बाद डेट पे डेट पड़ती चली जाएंगी, तब तक चुनाव हो जाएगा। जब चुनाव हो जाएगा उसके बाद अपना चुनाव करते रहिए, आप अपील करते रहिए, सुनाते रहिए, सुनते रहिए। ये तो बेशर्मी है चुनाव आयोग की, केंद्रीय चुनाव आयोग की, और जो राज्य चुनाव आयोग है उसकी बेशर्मी है। मैं तो ये चाहूंगा, देखिए मैं तो आपके श्रोता दर्शकों से भी कहूंगा, चुनाव आयोग पे दंड न लगाकर जिस चुनाव अधिकारी ने, जो मुख्य चुनाव अधिकारी है, उसे दंड लगाइए और उसको जेल भेजिए। देखिए एग्जम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए, एग्जम्पलरी पनिशमेंट होना चाहिए। अगर आप सोनम वांगचुक जैसे आदमी को, जिसे हमारे वेंकटा नायडू थे, क्या नाम था उनका, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे, उन्होंने उनको पुरस्कार दिया, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन का आदमी, जिसे कितने सारे प्राइजेस मिल चुके हैं, जिसने ऐसी यूनिवर्सिटी और स्कूल बनाया जहां पे बच्चों को, जो बच्चे अच्छा परफॉर्म नहीं एकेडमिकली करते, उनको प्लेस करने के लिए, उनको ट्रेन करने के लिए काम करता है। उस आदमी को, जो गांधीवादी है, गांधीवादी तरीके से संघर्ष कर रहा है, राष्ट्रहित में ध्यान न रखते हुए, राष्ट्रहित को ध्यान में न रखते हुए आपने उसको जेतपुर जेल में बिना किसी पानी और हवा के और पंखे के उसने आपको जेल में बंद कर दिया। आप देश के अंदर शांति क्यों पैदा करना चाहते हो? भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर आजादी क्यों नहीं चाहती कि हमारे देश के अंदर जो है शांति बनी रहे? कानपुर के अंदर अगर लोग कहते हैं आई लव मोहम्मद, तो उन पे आप एफआईआर लिखा देते हो। बरेली के अंदर आपको पहले से नहीं पता था कि कोई उपद्रव हो सकता है? अच्छे खासे लोग जा रहे थे वहां पे, अपनी जुमे की नमाज हुई, आप शांति से निकल जाने देते। आपने वहां पे जो है बिना बात के लिए दंगा फसाद करा दिया। मणिपुर 2.5 साल तक जलता रहा। अब आप खुश हो रहे हैं। आप देखिए जितने ये भक्तगण हैं वो इस बात से खुश हैं कि बेंगलोर के, वो धारवाड़ के अंदर, कर्नाटका के अंदर लाखों लोग सड़कों पे उतर आए। अरे आप ये नहीं समझ रहे हैं, ये जो बच्चों का आक्रोश है, हमें इस बात से मतलब नहीं है कि वो कर्नाटका के अंदर, कि तमिलनाडु के अंदर हैं, कि वेस्ट बंगाल के अंदर है। अगर ये आंदोलन पूरे देश में फैल गया और ये देशव्यापी हो गया, तो हमारे देश की सेनाएं, जिसको पाकिस्तान और चीन के बॉर्डर पे लड़ना है, वो हमारे युवा बच्चों से लड़ेगी क्या? आप उन्हें नौकरियां क्यों नहीं देते? आप उनके पेपर लीक क्यों कर देते हैं? पेपर लीक कैसे हो जाते हैं? फिर उसके बाद एक जांच कमेटी बैठेगी, जांच कमेटी लीपापोती करेगी, फिर बच्चों का जीवन भविष्य गर्तमय होगा। लेकिन कम से कम उत्तराखंड के अंदर मैं ऐसे बच्चों को देख रहा हूं, ऐसी बेटियों को देख रहा हूं, ऐसे बेटों को देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं कि हमारी देश का जो भविष्य है वो सुरक्षित हाथों में है, वो लड़ रहे हैं। लेकिन चुनाव आयोग से अगर सप्पल साहब आप ये कोशिश करेंगे कि जिस प्रकार से आप लोग बार बार ये चुनौती देते हैं लोग कि कोर्ट चले जाइए, कोर्ट चले जाइए, अरे चुनाव आयोग को जेल क्यों नहीं बंद कर देते उनके आयुक्तों को? बिहार के अंदर एसआईआर के अंदर जिन जिन बीएलओ ने नकली दस्तखत बनाए हैं और गलत फॉर्म लोड किए हैं और अपने हाथ से भरे, सबको जेल भेजिए। अरे चली जाएंगी जेल, भर दीजिए, 15-20 हजार लोगों को जेल भेज दीजिए। हमारे देश के लोकतंत्र और संविधान से खिलवाड़ करने का इन लोगों को क्या अधिकार है? अगर ये वहां बड़े बड़ी कोठियों में बैठे हुए हैं, गाड़ियों में घूमते हैं और इनको सुरक्षा मिली हुई है, तो हमारे देश के संविधान को लूटेंगे, हमारे देश के लोकतंत्र को लूटेंगे। और यही वजह है, यही वजह है डोनाल्ड ट्रंप रोज आपका मजाक बनाता है। जो आपका बेस्ट फ्रेंड हुआ करता था, यूएनओ में जाके कहता है कि टेलीप्रॉम्प्टर से मैं नहीं पढ़ूंगा, मेरे को तो अपने आप में बोल सकता हूं, और जो टेलीप्रॉम्प्टर से बोलता है उसका बुरा हाल तुम लोग देख ही रहे हो। मतलब इस प्रकार से डोनाल्ड ट्रंप जो है, अब वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में 100% का टैरिफ लगा दिया।
दो सबसे बड़ी इंडस्ट्री हिंदुस्तान की जो एक्सपोर्ट करती है, आईटी और फार्मा, दोनों को तबाह कर दिया। आपको पता होगा 78 साल की एक ग्रैंड मदर, 78 साल की एक ग्रैंड मदर जो 30 साल से अमेरिका में रह रही थी, उसको हथकड़ियां और बेड़ियां डाल के अमेरिका ने विमान से भारतवर्ष भेजा। अब आप सोचिए, जो 30-35 साल से अमेरिका के अंदर रह रही थी और 78 साल की महिला, इतना भी हमारे मोदी जी से नहीं हुआ कि कहते भाई ठीक है, अगर इलीगल इमिग्रेंट है, गलत तरीके से रह रही है, तो हम इसे बुलवा लेते हैं अपने प्लेन पे। उसे अमानवीय तरीके से, जैसे हमारे हजारों बच्चों को अमानवीय तरीके से टॉयलेट नहीं जाने दिया, खाने को नहीं दिया, और अगर वहां की आप फोटो देख लेंगे अमेरिका के अंदर डंकी रूट के वालों को जिस प्रकार से वहां प्रताड़ित किया जाता है, क्यों हो रहा है ये सब? क्योंकि वो जो डेमोक्रेसी को प्यार करने वाले देश हैं, वो देख रहे हैं भारतवर्ष के अंदर क्या हो रहा है। बंदूक के नोटों पे आप वो लोगों को वोट नहीं डालने देते हो। भाई देखिए निधि, साफ साफ बात है, मैं हिंदू हूं और गर्व है कि मुझे हिंदू हूं और मेरे को अपने धर्म से प्यार है, लेकिन मुझे मुसलमानों को इस प्रकार सताए जाने से कष्ट है, सिखों को सताए जाने से कष्ट है, क्रिश्चियंस को या किसी को भी आप सताए जाएंगे, क्योंकि वो मेरे परिवार के सदस्य हैं। मैं एक सनातनी परिवार में पैदा हुआ, चलिए मैं अपनी परंपराओं का निर्वहन कर रहा हूं, सब जो मेरी मर्यादा है उसका मैं हनन नहीं करूंगा, लेकिन अगर दूसरे लोगों को इस प्रकार से आप प्रताड़ित करेंगे और परेशान करेंगे तो मैं इसका विरोध करूंगा। और जिस प्रकार से चुनाव आयोग और जिस प्रकार से सारी संवैधानिक संस्थाएं और जिस प्रकार से सोनम वांगचुक को इन्होंने बिल्कुल एक प्रकार से अरेस्ट करके पूरे विश्व के अंदर हमारी छवि खराब कर दी है, मतलब झूठ फैलाते हैं ये लोग। इनके जो आईटी के लोग हैं और संबित पात्रा जैसा आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, शर्म नहीं आती उस आदमी को? एमबीबीएस डॉक्टर है, ओएनजीसी का डायरेक्टर है। अरे तेल का और डॉक्टरी का क्या संबंध है? वो एक नकली आदमी की चुटिया है जिसकी, और उसको दिखा रहा है कांग्रेस का वो है। कांग्रेस से मैं निवेदन करता हूं, एफआईआर लिखाइए सबके खिलाफ। ये झूठी अफवाहें जो लोग फैलाते हैं, इनकी हिम्मत बढ़ रही है, ये इसी प्रकार से झूठ फैलाते हैं। अरे हमारे देश के लोकतंत्र संविधान को जिसे आज तक खतरा नहीं हुआ, ये और फिर वहां घूस बांट रहे हैं आप जाके बिहार में, 10,000 रुपए वहां की महिलाओं को दे रहे हैं, और वहां की महिलाओं से भी प्रियंका गांधी ने बिल्कुल ठीक कहा, 10,000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन इस देश के लोकतंत्र और संविधान को मरने मत देना। बिल्कुल सर, और ये जो चुनावी रेवड़ियां बांट रहे हैं पीएम मोदी, पहले कहते हैं उसको चुनावी रेवड़ी का नाम देते हैं, बाकी दलों पर निशाना साधते हैं, लेकिन जब खुद वही करते हैं तो फिर उस पर कोई सवाल उठाने वाला नहीं होता है। फिलहाल सर, जो आपको याद होगा राहुल गांधी ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और जो तमाम आरोप लगाए थे, अब उस पर बीबीसी ने भी एक रिपोर्ट की है और उनकी रिपोर्ट में भी ये सब कुछ साफ हो गया है कि राहुल गांधी जो कह रहे थे वो बिल्कुल सच था। और इसके लिए ये देखिए ट्वीट में दिखाती हूँ, उसमें लिखा हुआ है कि नेता विपक्ष श्री राहुल गांधी ने हाल ही में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कर्नाटक के आलंद में वोट चोरी की सबूत देश के सामने रखे थे। अब बीबीसी की पड़ताल में इस बात की पुष्टि हो गई है कि आलंद में बिल्कुल वही हुआ जिसके बारे में राहुल गांधी ने बताया था। आलंद विधानसभा क्षेत्र में कई लोगों के नाम वोटर लिस्ट से हटाने के लिए फॉर्म 7 भरे गए। इनमें जिन लोगों के नाम से वोटर डिलीट किए गए करने के लिए आवेदन किए गए, उन्हें खुद भी इस बारे में जानकारी नहीं थी। यही नहीं, फॉर्म 7 में दिए गए मोबाइल नंबर भी कर्नाटक के नहीं थे। राहुल गांधी ने ये भी बताया था कि आलंद में सॉफ्टवेयर और कॉल सेंटर की मदद से लोगों ने वोट काटे थे, लेकिन चुनाव आयोग इस मामले में कर्नाटक सीआईडी को डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस और ओटीपी ट्रेस जैसी अहम जानकारी नहीं सौंप रहा है, जिससे पता चल सके कि आखिर ये फर्जीवाड़ा किसने और कहां से किया। तो सवाल यह है कि चुनाव आयोग और ज्ञानेश कुमार वोट चोरों की रक्षा क्यों कर रहे हैं? ये सीधे तौर पर देश के लोकतंत्र और संविधान पर हमला है। अभी तक तो सर राहुल गांधी से हलफनामा मांग रहे थे ज्ञानेश कुमार इन सभी चीजों को लेकर के, और पूरी तरीके से फर्जी करार दिया था। बीबीसी ने अब इस पर रिपोर्ट दिखा दी है। अब इस पर चुनाव आयोग कैसे झुठलाएगा? नहीं, वही बात मैं आपसे कह रहा हूं। पूरे विश्व के अंदर निधि, पूरे विश्व के अंदर मेरे सनातन धर्म का इतना उन्होंने बदनामी कर दी है। मेरा धर्म हमेशा से ये माना जाता था बड़ा सहिष्णु धर्म है, समावेशी धर्म है, और वही स्वामी विवेकानंद का भाषण जो उन्होंने शिकागो में दिया था और लगातार तालियां बजती रही थी कई घंटों तक, क्योंकि उन्होंने यही कहा था मेरा सनातन धर्म प्रेम सिखाता है, सद्भाव सिखाता है। ये थोड़ी सिखाता है कि आप किसी के बिल्कुल सिर पे बंदूक ताक के उसे वोट न डालने दें और गुंडागर्दी करें और गुंडे के उस पे जो है वोट लूटें।
ज्ञानेश कुमार गुप्ता जैसा व्यक्ति अगर अपने को कहता है कि वो एक अधिकारी है और वो इस देश का नागरिक है, वास्तविकता में ही शुड बी अरेस्टेड एंड सेंट टू जेल। हमारे देश के लोकतंत्र के साथ हम किसी को नहीं खेलने देंगे, संविधान के साथ किसी को नहीं खेलने देंगे। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के संविधान के साथ किसी को छूने नहीं देंगे। और इन लोगों ने जो पहले कहा था चुनाव के पहले कि हमारी सरकार बन जाने दीजिए, हम संविधान बदल देंगे, संविधान इसीलिए ये प्रश्न हमेशा से उठता आया कि भाई जब सारा देश इनके खिलाफ है, कुछ चमचों को छोड़कर, जो ऐसे लोगों को छोड़कर, ये भी एक आजकल सोशल मीडिया पे निधि बहुत चल रहा है, बिना दिमाग के ऑपरेशन के, बिना किसी सर्जरी के गोबर कैसे लोगों के दिमाग में भरा जा सकता है। माने फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, आईटी इंडस्ट्री बर्बाद हो गई, शेयर मार्केट बर्बाद हो गया, आपके एफडी में रिटर्न आपके कम हो गए, घर में रोजगार नहीं मिल रहा, परेशानी बढ़ती जा रही है, जीडीपी गिर गई, लोन बढ़ गए, लेकिन जीतेंगे भारतीय जनता पार्टी वाले। तो इसका मतलब यह बताइए विश्व में हमारी छवि क्या बनेगी। और चलिए एक और अच्छी खबर है, आपको पता ही होगा, नेतन्याहू साहब जो हैं इजराइल के, जो मोदी जी के सबसे परम मित्र हैं, जिसके लिए वो सारी लिमिट्स को क्रॉस कर जाते हैं, जब वो यूएनओ में भाषण देने के लिए खड़े हुए, एक आदमी सामने नहीं था, ऑल कंट्रीज बाइकॉटेड हिम, एक आदमी नहीं था बैठा हुआ, क्योंकि पूरा सभागार जो था वो खाली था। अरे आप तानाशाही नहीं चला सकते, गुंडागर्दी नहीं चला सकते, ये कोएग्जिस्टेंस का जमाना है। अगर अपने देश में ऐसा करोगे तो ऑस्ट्रेलिया में, न्यूजीलैंड में, अमेरिका में और यूके में होगा तो उसका विरोध नहीं कर पाओगे। हमारे देश के लोगों का हमेशा से सम्मान इसीलिए रहा है, हमारे देश के सनातन धर्म का सम्मान रहा है, भारत का संविधान ये सम्मान रहा है, कैसे सभी धर्म जातियों को समेट कर एक परिवार की तरह वो लोग आके, खान अब्दुल गफ्फार खान को कोई भूल सकता है क्या? अशफाकुल्लाह खां को कोई भूल सकता है क्या? सरदार भगत सिंह को कोई भूल सकता है क्या? क्या मतलब, यदि सिख हैं या मुसलमान हैं, असली मुद्दा यह है कि वो देश के प्रति उनका क्या योगदान है। सोनम वांगचुक, वहां भी आपने वही कर दिया, सोनम वांगचुक क्योंकि बौद्ध है और फिर एक गलत खबर फैलाते रहे, गोदी मीडिया में आपने देखा होगा, फैलाया होगा। वहां साहब नेपाली लोग थे, वहां पे साहब बिहार के लोग थे जिन्हें चोट लगी। अरे वहां के जो एपेक्स बॉडी है लेह का, लेह की जो एपेक्स काउंसिल है, उसके चेयरमैन ने खुद कहा आज के तारीख में लेह में जितनी भी पॉपुलेशन है, लोकल पॉपुलेशन कम है, बाहर के लोग ज्यादा हैं। और जो ये बिहार के लोग और नेपाल के लोगों को चोट लगी है, बाई स्टैंडर्ड्स थे, ये खड़े हुए थे, इनको चोट लग गई। They were not participating in the agitation, only locals were participating in the agitation. लेकिन आप ये समझिए, जो बिल्कुल चीन का बॉर्डरिंग स्टेट है और जहां रोज तनाव रहता है, वहां पे आपने अपने एक देशभक्त आदमी को, सोनम वांगचुक को, इस प्रकार से अरेस्ट करके वहां के लोकल पॉपुलेशन की भावनाओं को भड़का दिया। आपको केवल विरोध नहीं पसंद है, क्यों? लोकतंत्र में विरोध एक जायज चीज है। भाई मेरा भी विरोध हो, मैं तो पहले भी आपको बताया, अपनी क्लास में अपने बच्चों को प्रोत्साहित करता था, कंट्राडिक्ट मी, प्रूव दैट आई एम रॉन्ग एंड आई विल बी वेरी हैप्पी। तो सवाल यह है ना कि अगर आप लोगों की जबान को दबोच लेंगे और कचोट लेंगे और उनको बोलने नहीं देंगे, तो देश का दुर्भाग्य होगा। हमारे लिए तो भारत माता है, भारत माता के लिए हम, कई लोग मुझसे पूछते हैं, स्वामी साहब, आज मैंने एक वीडियो डाली थी सुबह कि मोदी जी को त्यागपत्र दे देना चाहिए। क्या स्वामी साहब ब्राह्मण होंगे, बड़ी चालाकी से आपने अपना वीडियो बनाया, लेकिन किसी दिन आपको उठा के ले जाएंगे। मैंने कहा यार, मुझे उठाने की शक्ति केवल परमपिता परमेश्वर में है, और भारत माता के लिए मैं अपने को उठा ले जाना भी पसंद करूंगा। आई डोंट फियर डाइंग। लेकिन इस देश के संविधान और लोकतंत्र और इस देश के लिए जो इस देश ने मुझे दिया है, उसको वापस करना मेरा कर्तव्य है। जान तो यार सबकी जानी है। बिल्कुल सर, और इस देश के लिए ही एक कर्तव्य निभाते हुए एक शख्स को जेल में डाल दिया गया है, जिस सोनम वांगचुक ने इस देश की सेना के लिए टेंट बनाए ताकि वो भयानक सर्दी जहां पड़ती है जिन ग्लेशियर्स में, वहां तैनाती के वक्त ठंड से परेशान ना हो। और जिन सोनम वांगचुक ने शिक्षा के क्षेत्र में अभूतपूर्व काम किया, ऐसा काम जो आने वाली पीढ़ियां हमारे लिए, हमारी जो पीढ़ियां है वो याद रखेंगी, और उन पर जो है एनएसए लगा करके उनको जोधपुर की जेल में बंद कर दिया गया है। क्या भारत सरकार के हिसाब से ऐसा शख्स देश की सुरक्षा के लिए खतरा है, जिसने इतने सब काम किए इस देश के लिए? देखिए, इनके लिए हर वो आदमी जो इनके लिए दूसरों को गाली दे, इनको मनोहर लाल धाकड़ से कोई परेशानी नहीं, इनको आसाराम से कोई परेशानी, उनके साथ ये नाच सकते हैं,
इनको राम रहीम से कोई परेशानी नहीं है, इनको बलात्कारियों से कोई परेशानी नहीं है, इनको मर्डरर से कोई परेशानी नहीं है। इनको केवल यह है कि तुम मर्डर करोगे तो हमारे लिए करोगे, रेप करोगे तो हमारे लिए करोगे, बस हमारे खिलाफ कुछ मत बोलना। जितनी गाली गलौज करोगे रमेश डिडोड़ी बन के, तुम संसद के अंदर भी गाली गलौज करोगे, तुम्हें कोई सस्पेंड नहीं करेगा, दूसरा कोई बोलेगा तो उसे सस्पेंड कर देंगे। आप ये देखिए, प्रेम शुक्ला खुलेआम टेलीविजन सेट पे गालियां देते हैं, भाटिया साहब नंगे होके बैठ जाते हैं टेलीविजन पे और कैमरा उसे दिखा देता है। उन्हें अभी तक बर्खास्त नहीं किया, अभी भी वो गाली गलौज कर रहे हैं। गाली गलौज करने वाले और गुंडागर्दी करने वाले इनको पसंद आते हैं, लेकिन इनके लिए करें, दूसरे के लिए अगर आप भगवत गीता भी पढ़ोगे आपको बंद कर देंगे, इनके लिए मारकाट भी कर दोगे, कोई परेशानी नहीं। बिल्कुल सर, यहाँ पे इनको कोई परेशानी नहीं है और ना तो यहाँ की जो मीडिया है वो सोनम वांगचुक के लिए आवाज उठा रही है। इनफैक्ट उनको बता रही है कि वो किस तरीके के उन्होंने काम किए, कि जो है उन पर इस तरीके के आरोप लगे हैं, उन्होंने भड़काया है, उकसाया है युवाओं को, छात्रों को, इसको लेकर के दिखा रही है। लेकिन विदेशी मीडिया यहाँ पर जो है ये सारी चीजें दिखा रही है। और देखिए कि द गार्डियन ने छापा हुआ है इस चीज को लेकर के, और अलग अलग अखबार है, देखिए अल जजीरा है, उन्होंने भी छापा है कि कैसे एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक को गिरफ्तार किया गया, और साथ ही साथ राइटर्स ने छापा हुआ है। आप देखिए कि बड़े बड़े अखबार है, डीडब्ल्यू है, बहुत बड़े बड़े अखबारों ने छापा हुआ है, लेकिन यहाँ की जो मीडिया है वो इसको बिल्कुल भी तवज्जो देने के लिए राजी नहीं है। क्या आपको लगता है सर कि ये मुद्दा विदेशों में मोदी सरकार की काफी ज्यादा फजीहत करवाने वाला है, जिस तरीके से गिरफ्तारी हुई है? इससे ज्यादा निधि क्या फजीहत हो सकती है भाई? इससे ज्यादा क्या फजीहत हो सकती है कि अमेरिका ने सारे देशों जिन पे टैरिफ लगाया, सबसे ज्यादा टैरिफ भारतवर्ष पे लगाया, सबसे ज्यादा टैरिफ। अमेरिका कितनी बार गए हैं मोदी जी, आप बताइए? 9-10 बार गए हैं। केवल एक बार स्टेट गेस्ट का ऑनर उन्हें मिला है, बाकी मामलों में उन्हें स्टेट गेस्ट का ऑनर ही नहीं मिला। और उन्हें मुनीर को बिठा के अपने यहाँ व्हाइट हाउस में लंच कराते हैं और कहते हैं माय बेस्ट फ्रेंड एंड पाकिस्तान इज ए ग्रेट नेशन। इससे बुरी स्थिति क्या हो सकती है? चीन जाते हैं आप। अच्छा, फिर एक नई इन्होंने गलतफहमी फैला दी, झूठ फैला दिया सोनम वांगचुक के लिए कि साहब वो रावलपिंडी गए थे, पाकिस्तान गए थे। आज सोनम वांगचुक ने खुद अपने इंटरव्यू में बताया, यूएनओ ने एक कॉन्फ्रेंस के लिए बाहर पूरे विश्व के लोगों को बुलाया था, गणमान्य लोगों को बुलाया था, और सोनम वांगचुक को भी बुलाया गया था यूएनओ की कॉन्फ्रेंस के लिए। सोनम वांगचुक उसमें गए, और सोनम वांगचुक खुद कह रहे हैं अपने मुंह से कि जब मैं वहां पे गया तो मैंने मोदी जी की बड़ाई की, और मोदी जी की बड़ाई मैंने की एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन के लिए। जब मोदी जी शुरू में कहते थे एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करेंगे, कूड़ा वो अपना सूट वूट पहन के वो कोई प्लास्टिक की थैली उठा लेते थे और गोदी मीडिया उसके पीछे चल देता था। वो सोनम वांगचुक जो कि एक कॉन्फ्रेंस अटेंड करने पाकिस्तान गया और वहां पे उसने मोदी जी के फेवर में बोला, वहां बीजेपी के मंत्री थे, मोदी जी नहीं थे, बीजेपी के मंत्री थे, उन्होंने अप्रिशिएट किया सोनम वांगचुक को। वेंकटा नायडू ने उनको इनाम दिया, और उनको आप जेल में बंद कर रहे हैं कि साहब वो पाकिस्तान क्यों गए? अरे उस आदमी ने, जैसे चौरी चौरा में गांधी जी ने अपने आंदोलन को स्थगित कर दिया, वैसे ही उन्होंने अपना आंदोलन स्थगित कर दिया। लेकिन जो सोनम वांगचुक ने खुद कहा कि वहां के लेह लद्दाख के जो बच्चे हैं उनको वैसे ही उद्वेलित हैं, उन्हें नौकरी नहीं मिल रही। अच्छा, मुझे अरेस्ट करके आपको कोई नुकसान, मैं तो अरेस्ट करने के लिए तैयार हूं, आ जाइए, मैं तो वेट कर रहा हूं, मुझे अरेस्ट कर लीजिए। लेकिन सोनम वांगचुक ये कहते हैं मुझे अरेस्ट कर लोगे तो अनरेस्ट और बढ़ जाएगा, ये राष्ट्रहित में नहीं है कि मुझे अरेस्ट करो। कर लिया। अन्ना हजारे को क्यों नहीं? एक फर्जी आंदोलनकारी अन्ना हजारे जैसा दुष्ट, ये डिफेमेशन तो नहीं हो जाएगा? दुष्ट कह रहा हूं, फर्जी कह रहा हूं मैं, अगर होता है तो भैया माफी मांग लेता हूं, जेल वेल नहीं जाना मुझे, जाऊंगा तो देश के लिए जाऊंगा, ये डिफेमेशन में नहीं जाऊंगा। तो ये अन्ना हजारे जिस प्रकार से हमारे देश को गुमराह किया, झूठा आंदोलन, एक फर्जी आंदोलन आरएसएस की मदद से उन्होंने शुरू किया, उसे कांग्रेस ने इसीलिए अरेस्ट नहीं किया था कि अनरेस्ट फैल सकता है देश के अंदर, और सारे आरएसएस के लोग पीछे लगे। आजकल प्रशांत किशोर के पीछे लगे हुए हैं। प्रशांत किशोर की मीटिंग में जितने लोग भीड़ इकट्ठी होती है, अगर 5,000 की भीड़ होती है, 4,500 आरएसएस बीजेपी के होते हैं, केवल उनका माहौल बनाने के लिए कि अपोजिशन का वोट डिवाइड हो जाए। ओवैसी साहब भी पहुंच गए हैं, वो भी अपना धुआंधार बैटिंग कर रहे हैं, हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जिससे पोलराइजेशन हो जाए और बीजेपी जीत जाए। तो देखिए, सोनम वांगचुक का गिरफ्तारी, जैसे एक बार आपको याद होगा ना, लाला लाजपत राय ने कहा था
जहां अंग्रेजों ने लाठियों से पीटा था। उन्होंने कहा था ये एक एक लाठी जो है कफन का आखिरी कील साबित होगी अंग्रेजों के शासन की। ये सोनम वांगचुक को गिरफ्तार करके इन्होंने इतनी बड़ी गलती की है पूरे विश्व के अंदर आज के तारीख में, इसीलिए देश की प्रतिष्ठा खत्म हो गई। बिल्कुल सर, और इसीलिए जो है देश विदेशों तक में इस चीज की चर्चा हो रही है कि वो सोनम वांगचुक जिन्होंने अपने देश के लिए इतना सब कुछ किया है, उनको आज गिरफ्तार करके उन पर एनएसए लगा दिया गया है। और आज इन विषयों को लेकर के हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका आज की चर्चा के लिए। तो आप देख रहे थे आज की चर्चा। कैसी लगी आपको हमें कमेंट बॉक्स पे अपनी राय जरूर दें। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। नमस्कार।